हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 12th साइंस केमिस्ट्री चैप्टर संख्या 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम नेनसेट समीकरण पढ़ रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे नेनसेट समीकरण के अनुप्रयोग। देखें, नेनसेट समीकरण के अनुप्रयोग, यानी जो नेनसेट समीकरण है ये किस काम में आ रहा है। तो कोई भी अगर अर्ध सेल होगा या कोई भी इलेक्ट्रोड होगा, उसके सेल विभव का निर्धारण नेनसेट समीकरण की सहायता से किया जाता है। कोई भी इलेक्ट्रोड विभव हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रोड हो या फिर कोई भी अर्ध सेल हो, उनका निर्धारण किसकी सहायता से करेंगे हम? नेनसेट समीकरण की सहायता से। जैसे देखिए, डेनियल सेल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे डेनियल सेल आरेख, डेनियल सेल आरेख क्या था कि जेड एन प्लस 2 Cu+2 और ये Cu, यही था डेनियल सेल आरेख। अब इस डेनियल सेल आरेख से हम लिखते हैं सेल अभिक्रिया। नेट सेल अभिक्रिया लिख देते हैं। दोनों अर्ध सेल अभिक्रिया पहले पढ़ चुके हैं। तो इसकी जैसे ही अपन सेल अभिक्रिया लिखेंगे तो ये सेल अभिक्रिया होगी Zn + Cu+2 और इधर हो जाएगा इसमें Zn + 2 + C, यही होगा। यानी ये सॉलिड अवस्था में, ये एक्वस अवस्था में, ये भी एक्वस जलीय अवस्था में और ये सॉलिड अवस्था। यानी कोई भी शुद्ध धातु हो हमेशा सॉलिड अवस्था में, और आयनित कब होगी? जब माध्यम कैसा होगा? जलीय होगा। अब देखिए हमारा नेनसेट समीकरण क्या था। नेनसेट समीकरण ये था हमारा E = E.- 2.303 RT/NF और log उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता। ठीक है। अब इसमें आगे देखिए, उत्पाद E = E.- 2.303 RT/NF log उत्पाद Zn + 2, ये एक्वस। दूसरा है Cu, ये सॉलिड। और नीचे देखें Zn सॉलिड अभिकारक होगा और Cu+2 यह भी अभिकारक। अब देखिए, हमें पता है कि शुद्ध अवस्था में सांद्रता क्या होती है? इकाई होती है। तो देखिए, शुद्ध अवस्था में सांद्रता इकाई होती है। ठीक है। अतः किसकी सांद्रता होगी? Cu सॉलिड की बराबर Zn सॉलिड की, और सांद्रता क्या होगी? इकाई का मतलब 1। तो हमारा समीकरण क्या होगा? अतः E = E.- 2.303 RT। अब NF log ऊपर तो केवल Zn + 2 रहेगा और नीचे Cu+2। देखें, Zn + 2 ये एक्वस अपॉन Cu+2
ये भी कैसा होगा, एक्वस अवस्था। ठीक है, अब हमें पता है कि ये मान है, ये किसके बराबर होता है, 0.0591। तो देखिए चूंकि 2.303 RT/F बराबर होता है 0.0591 और n है अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, देखिए Zn +2 में बदल रहा है, कब बदलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। Cu +2 Cu में कब बदलेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो n का मान कितना हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर ये हो गया 2। अतः है हमारा समीकरण होगा E बराबर E डॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 और लॉग Zn +2 अपॉन Cu +2। ये इनकी सांद्रता है। ये हमारे पास में डैनियल सेल का नेन्सर समीकरण आ चुका है। तो कोई भी सेल हो या कोई भी अर्ध सेल हो या कोई भी इलेक्ट्रोड हो, उसके सेल विभव या इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण यानी E का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से, नेन्सर समीकरण की सहायता से, क्योंकि ये नेन्सर समीकरण ही है। मान लीजिए हमें E दे दिया और E डॉट पूछ रहा है, या E डॉट और सब मान दिए हुए हैं और हमसे E निकलवा रहा है, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया नेन्सर समीकरण का अनुप्रयोग। ठीक है, अब देखिए इस नेन्सर समीकरण अनुप्रयोग के ऊपर एक न्यूमेरिकल है कि Cu कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए, जो कि 0.1 मोल CuSO4 के जलीय विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर डूबा हुआ है। Cu +2 Cu के लिए मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, और इसका मान दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। ठीक है, मानक अपचयन विभव यानी E डॉट का मान दिया हुआ है। अब देखिए इसमें जो भी इकाइयां दी हुई हैं हमारे पास में, यहां से देखें तो Cu +2 Cu क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी Cu +2 किसमें बदल रहा है, Cu में। इस कारण से उसको लिखा है मानक अपचयन विभव, जबकि है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इससे हम देखना चाहें तो इसमें समीकरण क्या बनेगा हमारा, Cu +2 है। देखिए Cu +2 है, अगर ये Cu में बदलेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्यागेगा, ग्रहण करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। इस कारण से लिखा हुआ है मानक अपचयन विभव। और नेन्सर समीकरण क्या है हमारे पास में, नेन्सर समीकरण ये होगा E बराबर E डॉट माइनस 2.303 RT NF और लॉग उत्पाद की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता। यहां पे ये है एक्वस और ये है सॉलिड, यही होगा। अब इसी नेन्सर समीकरण को हम शॉर्ट में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, यहां ये लिखेंगे 0.0591 अपॉन n। क्लियर। अब देखिए इसी समीकरण को आगे बढ़ाते हैं तो आता है E बराबर E डॉट माइनस 0.0591 अपॉन n
लॉग उत्पाद कौन है, Cu सॉलिड। तो देखिए ये हो गया Cu अपॉन Cu+2, ये एक्वस। अब देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो मानक अपचयन विभव यानी ई डॉट बराबर 0.34 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n, कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2, क्लियर। और शुद्ध अवस्था में सांद्रता क्या होगी, इकाई, चूंकि शुद्ध अवस्था में सांद्रता इकाई होती है। तो देखिए अतः Cu सॉलिड बराबर 1 मोल और Cu+2 एक्वस ये हमें दी हुई है, ये है 0.1 मोल, क्लियर। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं तो ये मान रख दीजिए जो दिए, तो ये हो जाएगा आगे E बराबर 0.34, आगे यहाँ पे माइनस 0.0591, n का मान कितना है 2, और आगे log Cu सॉलिड 1 और Cu+2 0.1। तो देखें 1/0.1, आप दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर बिंदु लग जाएगी, कितना हो जाएगा log 10। तो देखिए E बराबर 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2, और ये हो गया log 10। और हमें पता है चूंकि log 10 बराबर होता है 1, तो देखिए E बराबर 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2, और इसका मान 1 है तो इंटू 1 लिखो, चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब E बराबर, इसको आप सोल्व कर लेना, एलसीएम लेके सोल्व हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेना, ठीक है। तो ये 1 को 2 से किया तो 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आंसर आए उसके आगे वोल्ट लगा देना, ठीक है। फिर इसमें से इसको माइनस कर दें, ठीक है। विद्युत वाहक बल, या इसको बोल सकते हैं सेल विभव व गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध, ठीक है। यानी विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा ये दोनों आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। तो देखिए हम पहले डेनियल सेल पढ़ चुके हैं, जिसको गैलिलियन सेल भी बोला जाता है, यानी उसी को हम विद्युत रासायनिक सेल भी बोल रहे थे। और उसमें होता क्या है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। यानी जो गैल्वेनी या डेनियल सेल है उस रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और यह ऊर्जा है यह फिर कार्य में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जो भी ऊर्जा हो रही है उसके द्वारा क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। और जो कार्य होता है यह कार्य प्रवाहित आवेश और विद्युत वाहक बल इनके गुणनफल के बराबर होता है। यानी गैल्वेनी सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है,
और यह ऊर्जा कार्य में रूपांतरित हो जाती है। और जो कार्य है वह किसके बराबर होगा? कार्य है वो प्रवाहित होने वाले आवेश और विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। अब यदि कार्य को प्रदर्शित करें W द्वारा, प्रवाहित आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और प्रवाहित आवेश को हम फैराडे में प्रदर्शित कर रहे हैं और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आवेशों की संख्या बढ़ती जाएगी, आवेश की मात्रा बढ़ेगी और प्रवाहित आवेश को हम मान रहे हैं NF। विद्युत वाहक बल यानी E, तो हमारा इनको अगर कन्वर्ट करके लिखें तो समीकरण क्या हो जाएगा? W बराबर NFE। बोलो ये समीकरण होगा या नहीं? और हमने 11वीं क्लास थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ा था कि तंत्र द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, यही पढ़ा था। देखें, चूंकि ऊष्मागतिकी के अनुसार तंत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो देखिए, कार्य अगर ऋणात्मक है अतः है तो W बराबर क्या हो जाएगा? -NFE। ये समीकरण हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब देखिए, ऊष्मागतिकी ये बोलती है कि अगर स्थिर ताप और दाब पर कोई कार्य हो रहा है तो वह कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। यानी ऊष्मागतिकी के अनुसार, देखिए ऊष्मागतिकी के अनुसार तंत्र द्वारा किया गया कार्य है वो तो कैसा है? ऋणात्मक। और तंत्र पर होता तो कैसा होता? धनात्मक। ये तंत्र द्वारा कार्य किया जा रहा है। क्यों? कौन कर रहा है यहाँ कार्य? गैल्वेनिक सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। तो तंत्र द्वारा कार्य हो रहा है, इसलिए मान कैसा हुआ? ऋणात्मक। अगर हम इस सेल के ऊपर करते या कोई बाहर से सेल के ऊपर कार्य होता तो वो कैसा होता? धनात्मक होता। ठीक है। अब ऊष्मागतिकी अगली बात ये बोलती है कि स्थिर ताप व दाब पर अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। यानी देखिए, ऊष्मागतिकी के अनुसार स्थिर ताप व दाब पर किया गया कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात W बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा जी। यही बात बोली गई है। यानी ये कार्य हो गया और ये गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, और दोनों क्या है आपस में? बराबर। कब? स्थिर ताप व दाब के ऊपर। किसके अनुसार? ऊष्मागतिकी के अनुसार। अब देखिए, इस समीकरण को आगे बढ़ाते हैं तो W के स्थान पे क्या आ जाएगा? डेल्टा जी। तो देखिए, अतः है डेल्टा जी बराबर -NFE। और अगर मानक परिस्थितियां हो तो देखिए इसी समीकरण को लिख देंगे हम। मानक परिस्थितियां होंगी तो डेल्टा जी डॉट बराबर -NFE डॉट। क्या यही समीकरण प्राप्त होगा? यही समीकरण होगा। अब डेल्टा जी क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। एफ क्या है? फैराडे। और ई क्या है? विद्युत वाहक बल। अब अगर डेल्टा जी अगर डॉट को लिखना चाहे तो डॉट को क्या लगा देंगे? मानक शब्द और यूज कर लेंगे। ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा? मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन की संख्या,
फेराडे और ये हो गया मानक विद्युत वाहक बल। और ये संबंध आ गया किसमें? विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्लियर? देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए 69 समीकरण व साम्यावस्था स्थिरांक में संबंध। 69 समीकरण और साम्यावस्था स्थिरांक ये दोनों आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं? तो वही डेनियल सेल का एग्जांपल लेके, डेनियल सेल आरेख क्या होगा? Zn प्लस 2 Cu प्लस 2 और ये हो गया Cu। तो डेनियल सेल अभिक्रिया क्या होगी? ये हो जाएगी आपकी Zn प्लस Cu प्लस 2 और Zn प्लस 2 प्लस Cu। यहां पे ये सॉलिड, ये एक्वस, ये एक्वस और ये सॉलिड। अब देखिए डेनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो होता है जिंक धातु का और दूसरा होता है कॉपर धातु का। जिंक धातु के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और Zn किसी में बदल जाता है Zn प्लस 2 में और वो विलयन में चला जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन है, ये जिंक है, ये इलेक्ट्रोड पर ही छोड़ देता है और ये इलेक्ट्रॉन चालक तार की सहायता से किधर जाते हैं? कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। और उधर उपस्थित Cu प्लस 2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, यानी इसका होगा अपचयन और ये किसी में बदल जाएगा Cu। यही होता है डेनियल सेल। अब देखिए साम्य अवस्था आती है तो साम्य अवस्था पर अभिकार की और उत्पाद की सांद्रता आपस में बराबर हो जाती है। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रताएं आपस में बराबर, कहने का मतलब साम्य अवस्था के ऊपर सांद्रताएं इक्वल होंगी यानी बराबर होंगी। तो साम्य अवस्था पर दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव भी समान होंगे। ठीक है, क्योंकि साम्य अवस्था पर दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि चूंकि हम ले रहे हैं E बराबर होता है E कैथोड, E सेल बराबर E कैथोड माइनस होता है E एनोड। ठीक है, अगर डॉट लगाएंगे तो मानक परिस्थितियां हो जाएंगी। यहां पे ले रहे हैं E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। अब देखिए साम्य अवस्था पर दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव, तो E ये क्या है? दोनों इलेक्ट्रोड विभव, एक कैथोड है दूसरा एनोड है और इनके इलेक्ट्रोड विभव अगर समान हैं यानी साम्य अवस्था पर देखिए क्या होगा, यानी साम्य अवस्था पर E कैथोड बराबर E एनोड। तो देखिए क्या होगा, अतः है E सेल बराबर हो जाएगा 0। यही होगा। 69 समीकरण क्या है? नैनसठ समीकरण है E बराबर E डॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF और लॉग उत्पाद की सांद्रता
अपॉन अभिकारक की सांद्रता। आप देखिए इसी को लिखेंगे तो या E बराबर ई डॉट माइनस 2.303 RT NF लॉग उत्पाद कौन है Zn प्लस 2 Cu। देखिए Zn प्लस 2 ये एक्वस और ये Cu सॉलिड अपॉन Zn सॉलिड और Cu एक्वस। ठीक है, ये वही आ गया डेनियल सेल का नेनसेट समीकरण Cu प्लस 2। ठीक है, डेनियल सेल का नेनसेट समीकरण। अब देखिए हमें पता है कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम के अनुसार के साम्य स्थिरांक का मान निकालेंगे तो क्या होगा, उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल अपॉन अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल। तो देखिए के बराबर उत्पाद हैं Zn प्लस 2 एक्वस और Cu सॉलिड अपॉन Zn सॉलिड इंटू Cu प्लस 2 एक्वस। अब ये मान ये का यही है तो इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, के रखा जा सकता है या नहीं। और ई का मान क्या है 0, इसको ई सेल यानी ये सेल के लिए लिखा है। ठीक है, तो ई का मान तो है 0 और उसका मान ये हो ही गया। तो देखिए इस समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आता है ये तो हो गया 0 बराबर ई डॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF और ये हो गया लॉग के। आगे बात समझ, यानी 0 बराबर ई डॉट और माइनस 2.303 लॉग के। अब इसको अगर यहां से बक्सानांतरण करते हैं दोनों को तो क्या मान होगा, जैसे ई डॉट को अगर हम इधर लेके आएंगे, हमें तो क्या चाहिए, ई डॉट इक्वल में 0 है, इसका कोई मतलब नहीं, तो ई डॉट को इधर लेके आएंगे क्योंकि संबंध किस किस के मध्य है, नेनसेट समीकरण और साम्य स्थिरांक। तो ये नेनसेट समीकरण साथ में चल रहा है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो किसका होगा, ये इधर प्लस का है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का। तो इधर माइनस और इधर भी क्या है माइनस, माइनस माइनस से कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, आते हैं ई डॉट बराबर 2.303 RT NF और लॉग के। ये संबंध स्थापित हो चुका है नेनसेट समीकरण और साम्य अवस्था स्थिरांक में। देख लीजिए इसको एक बार फिर से। अब देखिए इसी से संबंधित एक संबंध और है अगला। अगर आपको ये संबंध आ रहा है तो इससे अगला संबंध निकल जाएगा। ये संबंध और इससे पहले जो संबंध निकाला था हमने, सेल विभव और गिब्स मुक्त ऊर्जा, दोनों काम में आएंगे। अगला संबंध है गिब्स मुक्त ऊर्जा व साम्य अवस्था स्थिरांक में संबंध। गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य अवस्था स्थिरांक।
इनमें आपस में क्या संबंध होगा। तो देखिए पहले वाले दोनों संबंध लिखने पड़ेंगे। जो स्टार्टिंग में हमने संबंध निकाला था किस किस के मध्य निकाला था, याद आ रहा है? तो गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव या बोल सकते हैं विद्युत वाहक बल। तो देखिए गिब्स मुक्त ऊर्जा व सेल विभव में निम्न संबंध होता है। यानी डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई, यही संबंध होता है। अब ई है तो मैं कई जगह ई को ई सेल लिख रहा हूं, क्योंकि ई हमेशा होगा किसका, सेल का ही तो होगा। तो हम ई को ई सेल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सेल का ही होता है। नीचे बेस में लिख देना सेल, ई सेल, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर मैं इसको लिखना चाहूं ई सेल को, तो ई सेल बराबर इस पूरे पक्ष का इधर क्या लग जाएगा, भाग, ठीक है। माइनस का चिन्ह वैसे का वैसा रहेगा। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस डेल्टा जी अपॉन एन एफ, क्या यही होगा, यानी माइनस डेल्टा जी अपॉन एन एफ। और अगर हम इसकी मानक परिस्थितियां लेना चाहें तो क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे सभी के ऊपर। यानी यही तो संबंध बताया था स्टार्टिंग वाला, मानक परिस्थितियां लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट, और यहाँ भी क्या हो जाएगा डॉट, ये होगी मानक परिस्थितियां। तो यहाँ डॉट और यहाँ भी डॉट। अब देखिए हमारे पास में दूसरा संबंध हमने किस किस के मध्य किया था, जो सेकंड संबंध था वो किया था हमने नैनसर्ट समीकरण और साम्य अवस्था स्थिरांक के। देखिए सभी संबंध काम में आ रहे हैं। नैनसर्ट समीकरण व साम्य अवस्था स्थिरांक में निम्न संबंध होता है। ये रहा, अब ये भी निकाला था, क्या संबंध होगा कि ई डॉट बराबर 2.303 RT बटा NF और log K। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ तो केवल ई डॉट ही है और इधर हम ले रहे हैं ई डॉट सेल। बता दिया आपको कि ये होगा किसका, सेल का ही। अगर कंफ्यूज हो तो चाहे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, क्योंकि होगा ये किसका, सेल का ही होगा। तो अब देखिए जो ई डॉट है, तो ई डॉट का मान ये है, ठीक है। मान लीजिए इसको दे रहे हैं हम समीकरण संख्या 1, और इसको देना चाहो तो ये समीकरण 1, ये 2 और ये हो गया समीकरण संख्या 3। तो लिखते हैं कि देखिए समीकरण 3 में एक तो लैंग्वेज होगी समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर, या फिर ये लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से ई डॉट का मान रखने पर। ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो लिखी जा सकती है कि समीकरण 2 से ई डॉट का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये लिखेंगे। अब देखिए ये मान इसमें रखा जाएगा, तो यहां होगा ये माइनस डेल्टा जी डॉट अपॉन एन एफ हो गया। अब ई डॉट के स्थान पे ये मान आ गया, और ये ऐसा कैसा रहेगा, बराबर 2.303 RT अपॉन एन एफ, और ये लॉग के एन एफ से एन एफ कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस डेल्टा जी डॉट बराबर
2.303 RT log K। माइनस को इधर से हटाएंगे तो इधर लगेगा, ठीक है। जैसे पूरे समीकरण को माइनस से इंटू करने पर ऐसे कर सकते, तो माइनस माइनस यहाँ तो क्या हो गया प्लस, और इधर क्या आ जाएगा माइनस। अगर हम इधर से माइनस को हटा रहे हैं तो क्या होगा ये, या डेल्टा जी डॉट बराबर 2.303 RT log K। बोलो आ गया संबंध। के तो क्या है, साम्य अवस्था स्थिरांक, डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। और ये हमने शुरू में नेनसट समीकरण में सीधा लेके नेनसट समीकरण निकाला था या नहीं। अब ये हुआ कैसे प्राप्त, तो ये पहले वाले अगर दो रिलेशनशिप हमें ज्ञात हैं तब जाके हमारे पास में ये संबंध आया है गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य अवस्था स्थिरांक का। दोबारा से देख लीजिए, गिब्स मुक्त ऊर्जा व सेल विभव में संबंध यही निकाला था, डेल्टा जी डॉट बराबर माइनस NFE डॉट। अब इधर से हम ई डॉट को यहां रहने देंगे क्योंकि हमें ई डॉट निकालना है, तो इन दोनों का इसमें जाके क्या लग जाएगा भाग, तीन वैसे का वैसा रहेगा, तो ये हो जाएगा ई डॉट बराबर माइनस डेल्टा जी डॉट अपॉन NF। आगे देखिए, नेनसट समीकरण व साम्य अवस्था स्थिरांक में संबंध। नेनसट समीकरण हमने लिया था और साम्य अवस्था स्थिरांक डेनियल सेल के लिए हमने संबंध निकाला था, और वो हमारे पास में संबंध आया था कि ई डॉट बराबर 2.303 RT अपॉन NF log K, यही संबंध था। के क्या है, साम्य अवस्था स्थिरांक, बाकी क्या है, ये नेनसट समीकरण। और इस समीकरण के इक्वल इसको करेंगे, यानी ई डॉट का मान यहां से ये रख देंगे, तो ई डॉट का मान रखेंगे तो हो जाएगा माइनस डेल्टा जी डॉट अपॉन NF बराबर 2.303 RT अपॉन NF और log K। NF से NF कैंसिल, यहां पे ये कट गए आपस में, यानी NF से NF कैंसिल, तो यहां पे बचा माइनस डेल्टा जी डॉट बराबर 2.303 RT log K। और माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहां लगाया नहीं, यानी यहां माइनस को हटाएंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस, तो डेल्टा जी डॉट बराबर माइनस 2.303 RT log K। या तो हम यूं करेंगे कि पूरे समीकरण को माइनस से इंटू करने पर तो माइनस माइनस प्लस, और इधर क्या आ जाएगा, ये पहले प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, या फिर इधर से माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो अगले पद के अंदर क्या लग जाएगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा। ये माइनस चिन्ह मत भूल जाना, इस समीकरण के लिए यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने नेनसट समीकरण का अनुप्रयोग और तीन संबंध पढ़े हैं। एक संबंध तो सेल विभव या बोल सकते हैं विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा का संबंध, जो था डेल्टा जी डॉट बराबर माइनस NFE डॉट। संबंध अवश्य याद रखना, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, अच्छी तरह से याद करना। एक संबंध तो ये आ गया। दूसरा संबंध हमने पढ़ा था नेनसट समीकरण और साम्य अवस्था स्थिरांक में, जो हमारे पास में संबंध आया था ई डॉट बराबर 2.303 RT अपॉन NF और log K। ये हमारे पास में दूसरा संबंध आ गया। तीसरा संबंध था हमारे पास में गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य अवस्था स्थिरांक में, जो क्या संबंध आया, डेल्टा जी डॉट बराबर माइनस 2.303 RT log K। ये हमारे पास में तीसरा संबंध है। क्लियर? आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।